विद्यार्थियों, हम पाठ 18 का अध्ययन कर रहे थे, जो एक कहानी थी जिसका शीर्षक था टोपी। इसका शीर्षक क्या है? टोपी है, जो एक गौरैया के बारे में कहानी थी जिसको हम पढ़ चुके थे। गौरैया को जैसे मनुष्य टोपी पहनते हैं, वो उसे बहुत पसंद थी और उस टोपी के लिए वो क्या क्या प्रयत्न करती हैं, वो इस कहानी में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले उसे क्या मिलती है? रुई मिल जाती है। फिर वह क्या करती है? रुई से कहाँ जाती है? रुई मिलते ही वह कहाँ चली जाती है कि जो धुनने वाला होता है, रुई धुनने वाला, उसके पास जाती है। उससे रुई धुनवा लेती है, आधी रुई उसे दे देती है। फिर उसके बाद में सूत काटने वाले के पास जाती है, तो कोरी के यहाँ जाती है, कोरी से रुई के का सूत कतवा लेती है। और फिर क्या करती है? आगे वह जाती है बुनकर के पास में, उससे वह क्या करती है? कपड़ा बुनवा लेती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ते हैं कि जब उसने कपड़ा बुनवा लिया, आगे हम पढ़ेंगे कि जब कपड़ा वह बुनवा लेती है तो गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी, अर्थात 3/4 कार्य गौरैया ने पूरा कर लिया था। कपड़ा लिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। जब कपड़ा उसका टोपी का बन चुका था तो वह फिर कहाँ पहुंचती है? एक दर्जी के पास में पहुंचती है कि दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। कपड़ा लेकर के वह क्या कहती है कि दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। तो वो क्या कहते हैं, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, कि यहाँ से जाती हो कि नहीं? दर्जी रोष से बोला, क्रोध से दर्जी बोलता है। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के साथ बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। राजा जी जो हैं उसकी 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद में 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। उसके लिए क्या सिलने हैं? मुझे छोटे छोटे जो बच्चों के पहनने के कपड़े होते हैं उसे झब्बे बोलते हैं, तो वो झब्बे मुझे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आय भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। अर्थात राजा जी के लिए जो भी कार्य किया जाता था तो राजा जी उनके लिए कुछ भी नहीं देते थे, इसलिए सारे कारीगर क्या थे? उनसे परेशान थे कि कुछ देते लेते तो है नहीं, सिर्फ हमारे माथे पे क्या आता रहता है? पसीना आता रहता है। तो वो गौरैया क्या बोलती है? हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं है। क्या कह रही है? कि हम तो बिना किसी मेहनताने के, बेगार अर्थात बिना कोई मजदूरी के काम नहीं करवाते हैं। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। भाई इसकी 2 टोपी सिल ले, एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार नहीं होता। मुझी अर्थात कंजूस को कहा गया है। मुंह क्या कहा गया है? मुझी किसे कहा गया है? हमने उसमें पढ़ा था, जो दुष्ट आदमी होता है या कंजूस जो होता है उसे कहते हैं कि मुंह मांगी मजदूरी अगर मिल रही है तो कौन आदमी तैयार नहीं होगा। कच्चे कच्चे उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर्र सर्र उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर क्या कर दिया? 5 फूंदने भी जड़ दिए। कपड़े के फूंदने बनाए हुए होते हैं, तो वो क्या कर दिए उन्होंने? मतलब फूल होते हैं ना, गेंदे के फूल के जैसे फूंदने उन्होंने क्या कर दिए? उस टोपी पे जड़ दिए। फूंदने वाली टोपी तो पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में नहीं रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। टोपी गौरे को दिखाने लग गई फुदक फुदक करके। वो क्या कहती है? देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फूंदने वाली, कि मेरी टोपी जो है वो क्या है? सबसे निराली है, सबसे अलग है। इसमें क्या लगे हुए हैं? 5 गेंदे के जैसे फूल लगे हुए हैं। वाकई तू तो रानी लग रही है। गौरी को भी आखिरकार क्या कहना पड़ा कि तू तो रानी के समान लग रही है। रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? गौरैया क्या सोचती है, अब तो कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। कि क्यों ना इस देश के राजा को भी देखा जाए, जिसके लिए सारे कारीगर इतना काम करते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर पहुंच गई। वहां पर राजा के महल में पहुंच जाती है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की क्या करवा रहा था? मालिश करवा रहा था। क्या करवा रहा था? फुलेल की मालिश। फुलेल क्या होता है? एक तरह का तेल होता है। कौन सा? खुशबूदार तेल होता है।
तो उससे वह क्या कर रहा था, टहलुओं अर्थात नौकरों से, टहलू क्या हो गए, नौकर। राजा जो है क्या कर रहा था, टहलुओं में अपने नौकरों से खुली हुई धूप में खुशबू वाले तेल से क्या करवा रहा था, मालिश करवा रहा था। राजा राजा उस वक्त अधनंगे बदन और नंगे सिर पर बैठा हुआ था, अर्थात टोपी उसने सिर पे नहीं लगाई हुई थी। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, एक नौकर जो है सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियों को क्या कर रहा था, हाथ पांव की उंगलियों को फोड़ रहा था, अर्थात वहां पर मालिश कर रहा था। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार के उनकी मालिश कर रहा था। तो चौथा जो है पिंडली पर गुद्दी काट रहा था, पिंडली की मालिश कर रहा था। गवरैया कंगूरी पर से ही चिल्लाई, मेरी सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। गवरैया क्या चिल्लाती है कि मेरे सिर पर तो टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकराई। गवरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार क्या रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। वह तो लगातार क्या बोले जा रही थी कि मेरे सिर पर तो टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। तो राजा क्या कहता है, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, मेरी टोपी लेकर के आओ जल्दी से। राजा दोनों हाथों से अपने सिर को ढकते हुए बोलता है। टोपी आ गई, राजा ने झट से पहन भी ली। देख फदगुदी क्या कह रहा है कि देख फदगुदी, एक छोटी फदगुदी किसके लिए, छोटी सी चिड़िया या गोरैया, देख मैंने भी क्या कर ली है, टोपी पहन ली है। गवरैया कहाँ रुकने वाली थी, वह क्या बोलती है, मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग हलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। कि मेरी टोपी में तो 5 फूल लगे हुए हैं, राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। राजा को क्या हुआ, बेहद हेटी अर्थात क्या होता है, जैसे अपमान महसूस हुआ उसके लिए, शर्मिंदा महसूस हुआ वह। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल कि इतनी मजाल कि वह राजा को इस तरह से बोल दे कि मेरी टोपी में तो इतने फुन्ने हैं, आपकी टोपी में एक भी नहीं है। वह बुरी तरह से क्या होगा, बिगड़ गया, गुस्से में आ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पंख नोच लो सिपाहियों, देर नहीं करो। राजा गुस्सा हो गया कि ये जो गौरैया है, छोटी सी चिड़िया है, इसकी गर्दन मसल दो और पंख नोच दो सिपाही, इस काम में देर नहीं करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। नौकर क्या करें, मंत्री कि क्षमा करें अर्थात क्षमा करें महाराज, इस मच्छर मारकर अर्थात इस छोटी सी चिड़िया को मार करके अपने हाथ गंदे क्यों करने हैं, यह अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन के ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। कि इसकी टोपी छीन करके लेकर आ जाओ, मैं क्या करूंगा, उसे पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। राजा जैसे ही टोपी को मसलने वाला था, वो क्या करता है, उसकी खूबसूरती, उस टोपी की खूबसूरती को देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है। कारीगरी की इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, अर्थात इतनी सुंदर टोपी वह बनी हुई थी कि बहुमूल्य और बेशकीमती जो नमूना जो था, नायाब अर्थात बहुमूल्य, बेशकीमती, जो कारीगरी का जो ये बेशकीमती नमूना था, उसको देख करके वह क्या हो गया, जड़ हो गया, अर्थात आश्चर्यचकित हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। क्या सोचता है वह कि मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी सुंदर टोपी किसी और के पास कैसे पहुंच सकती है। सोचते हुए राजा ने उसे उलट पुलट कर देखा, उसने देखने लग गया वह उलट पुलट करके। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, भाई इतनी सुंदर जो टोपी है, यह इस मुल्क में बनाई किसने, किसने बनाई इतनी सुंदर टोपी। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता नहीं लगे, भाई जिसने वो टोपी बनाई थी उस कारीगर को बुलाया गया। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली।
राजा बहुत गरज करके क्या बोलता है कि इतनी सुंदर टोपी तुमने आज तक हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो वो कह रहा है दुहाई अन्नदाता कि अन्नदाता मुझे माफ़ करो, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ, तुम वजह बताओ। तो वो कह रहा है कपड़ा बहुत उम्दा था, अर्थात कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सरकार, एकदम गफस और दबीस था। एकदम गफस मतलब घना था और मोटा कपड़ा था। इस तो वो कह रहा है ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की मानिंद राज फूंक मारने लगा, नाक के भांति राजा जो है फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शे सरकार के, माफ़ करें मुझे सरकार। तो वो कह रहा है माफ़ी नहीं वजह बताओ। तो वो क्या कह रहा है सूत बड़ा उम्दा था, अर्थात सूत बहुत ही अच्छा था, एकदम महीन और लच्छेदार सूत था, इसलिए मैंने कपड़ा उसका अच्छा बुन दिया। तो वो कह रहा है इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने, शेर के समान राजा ने दहाड़ लगाई। गिरते बढ़ते बेचारा कोरी जिसने सूत काता था वह हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, महाराज मेरी जान को बख्शे। तो वो कह रहा है जान नहीं वजह बताओ इस इतने सुंदर सूत काटने की। तो वो कह रहा है रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। रुई बहुत ही अच्छी तरह से धुनी हुई थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी, बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। राजा फिर गुस्सा हुआ कि इतनी अच्छी रुई किसने धुन दी। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता कि मुझे क्षमा करें अन्नदाता। तो वो कह रहा है क्षमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। राजा क्या कह रहा है कि तुम चारों ने मिलकर के इस गौरैया का इतना अच्छा काम किया, तो हमारे लिए इतना अच्छा काम आज तक क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, के आगे भी आपके लिए काम करेंगे। तो वो कह रहा है हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है, इतनी सज्जा संवर मतलब संवर इतनी इतनी अच्छी सज्जा क्यों नहीं है, इतना अच्छा सजा हुआ संवरा हुआ कार्य हमारा क्यों नहीं है। तो वो कह रहा है अभय दान दें तो बोलूं, अगर आप मुझे डराएं नहीं, अभय दान दें तो मैं आपको बताऊं। ठीक है बोलूं सरकार, दुनिया क्या बोलता है, अगर आप मुझे अभय दान दें तो मैं आपको बताऊं। तो कह रहा है चलो दिया। राजा कहता है कि चलो दिया आप बताओ। तो कह रहा है महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिससे भी ये काम करवाती थी उसे उसका आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप क्या आ गई नफासत या सुंदरता आ गई। सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था और उन्हें बता रहा था कि गौरैया जो है वह क्या करती थी, इस मेहनताना हमेशा दे देती थी। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी। गौरैया क्या कह रही कि हे राजा देख देख, अपनी आंखों में उंगली डाल करके देख ले, इसके लिए मैंने पूरा मूल्य चुकाया है, बिना किसी मजदूरी के मैंने कोई कार्य नहीं करवाया है। गौरैया चिल्लाने लगी यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, बिल्कुल ही कंगाल है, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली, अर्थात इससे अपनी टोपी भी बनवाई नहीं जाती, इसीलिए इसने क्या किया मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, मोहचक्का सा हो गया, घबरा गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरी इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, अर्थात उसकी टोपी ज़्यादा सुंदर थी गौरैया की। तीसरे खजाने की खुलती पोल की, उसकी राजा की खजाने की पोल खुल रही थी। इस पाखी को कैसे पता चला, इस पक्षी को या इस चिड़िया को इस बात का कैसे पता चला कि धन मेरा घटता गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतना लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे संभाले, अर्थात राजा ऐशो आराम में ज्यादा खजाना खर्च करता था। तमाम लोग निकल गए यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होली से कहा ये मुंह पर तो महाराज को बेपरता ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर क्या कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक है, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। तो राजा क्या कह रहा है
कौन इस मुंह फटके मुंह लगे, क्यों मंत्री जी कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी को अपनी मेहनत का मतलब मेहनत या मजदूरी उसकी नहीं देंगे तो वह कार्य इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर उसकी हम बराबर मजदूरी देंगे, उसी हिसाब से जो कार्य करवाएंगे उस हिसाब से उनको मजदूरी दी जाती है, तो उस कार्य में भी क्या आती है, सुंदरता आती है, वह अच्छे से पूर्ण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।